जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत से अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले वो मौजू जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा रखा है। कल इस हवाले से एक अहम वजाहत है। बिल्कुल आप सही समझे, ISI के साबिक सरबरा जनरल असद दुर्रानी, उनकी कल GHQ में तलबी है, क्योंकि जो किताब उन्होंने मुतनाज़िया लिखी है रॉ के साबिक चीफ अमरजीत सिंह दुलत के साथ मिलकर, उस पर GHQ ने उनसे वजाहत तलब की है। कल वो वजाहत देने के लिए पेश होंगे और किस किस्म की वजाहत वो देंगे ये भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा आम इंतखाबात की तारीख आ चुकी है। आम इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों की तैयारियां उरूज पर तो खैर नहीं, लेकिन कम अज कम नुक्ताए उरूज पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। नून लीग ने अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। पार्लिमानी बोर्ड्स के हवाले से मुशावरत चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कराची को उसने अपना मरकज बना रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब को फोकस करते हुए अपने पार्लिमानी बोर्ड के नाम दे दिए हैं, जो कि टिकटों की फाइनलाइजेशन करेंगे। लेकिन इलेक्शंस से पहले जो एक अहम मरहला है केयर टेकर सेटअप का, वो अभी तक चारों सूबों समेत विफाक में अपसेट का शिकार है। ना निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ सका है, ना निगरान वज़ीर आला के नाम सामने आ चुके हैं, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के, जहां पर निगरान वज़ीर आला का नाम काफी इल्जामात का शिकार भी है। और खैबर पख्तूनख्वा से ही एक अहम डेवलपमेंट आज हुई, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के लिए फाइनली खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से भी फाटा इस्लाहात का बिल मंजूर हो गया। पाकिस्तान के लिए जो एक तारीखी कदम है उसकी आज तकमील हो गई और अब इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी है। तो ये हैं वो सारे मामलात जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और इन मामलात पर बात करने के लिए आज साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और सबसे अहम बात, सबसे अहम सवाल ये कि एक साबिक ISI के सरबराह के बारे में मुतनाज़िया बयान देने पर आपको आपके ओहदे से हटा दिया गया था। अब एक ISI के साबिक सरबराह मुतनाज़िया किताब लिखते हैं, मुतनाज़िया इंकिशाफात करते हैं, GHQ उनकी वजाहत तलब कर लेता है, लेकिन सिर्फ वजाहत तलब करता है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मेरे स्टेटमेंट को मुतनाज़ा आप फरमा रही हैं, ये जो असद दुरानी साहब की किताब जो है, इसके बाद तो मुतनाज़ा नहीं रहना चाहिए ना। तो मेरे जो खदशात थे या जो भी मैंने उसमें कहा था, उसको तो स्ट्रेंथ मिली है ना इससे। लेकिन ये एक अफसोसनाक बात है जो ये किताब असद दुरानी साहब की छपी है, और ऐसे छपी है कि एक रॉ का चीफ एक्स और एक DGI एक्स, ये इस तरीके से जैसे किसी एक ही अदारे के मुलाजिम हो, मिल के उन्होंने बिल्कुल इंटेग्रल पार्ट नहीं हो जाता है, टू टंग होके उन्होंने बातें की हैं। और ऐसी बातें की जो बात कर रहे हैं वहां पर अखंड भारत के बारे में बड़ी तशवीशनाक बातें दुर्रानी साहब ने बोली हैं। आपने वो पढ़ा है? मैं उसी तरफ आ रहा था। मैंने बिल्कुल देखे ना, बात ये इतनी खौफनाक बातें हैं। और ये क्यों हुई हैं, देखे मैं उसकी बात बताऊं, इस पर भी मैं आता हूँ। बात यह कि आपने पता नहीं सैकड़ों हजारों दफा सुना होगा एयर मार्शल अजहर खान के। असल उसका किरदार तो यही है ना, दुर्रानी साहब। अच्छा, इनिशियली 1 अरब 40 करोड़ की रकम थी, जो होते होते 14 करोड़ तकसीम हुई। और उसमें भी ये पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी में एज जर्नल हिस्सा लेते थे। इसी वजह से इनको उस वक्त मतलब कि इनको प्री मेच्योर रिटायरमेंट भी हुई थी, और भी वजूहत होंगी। तो हालांकि उस वक्त सजा देनी चाहिए थी इस बात की। फिर यह है कि इन्होंने और रहमान मलिक ने मिलकर ये सारा एयर मार्शल अजहर खान केस बनाया था, और उसको इस तरीके से प्रोपेगेट किया गया जैसे कि कोई बहुत हदीस इन्होंने पढ़ी है। तो भाई बात यह है कि आपको रेपुटेशन देखनी चाहिए ना। और उसके बाद फिर ये किताब उन्होंने लिख दी, इसमें अखंड भारत की भी बात है,
इसमें उस कर्नल की ये बात है, कर्नल सईद की, जिसने अपनी इंफॉर्मेशन को जो ओसामा बिन लादेन के हवाले से थी उसको $50 मिलियन में बेच के वो ऐशो इशरत के मजे लूट रहा है। नाम नहीं लिया उन्होंने, नाम नहीं लिया किताब में दुरानी साहब ने। नहीं लिया ना कर्नल सईद का नाम। आप कर्नल सईद कह रहे हैं? कर्नल सईद ही है ना उसका। कर्नल सईद का नाम नहीं लिया। वो मतलब नाम लिया या नहीं लिया वो इशारा तो वही है ना, उसने कहा है, बल्कि शुरू में है नहीं किया, बाद में ये हमें कहां से सारे सोशल मीडिया पे कर्नल सईद का अपने वाइफ के साथ तस्वीरें छप रही हैं, उसी के लिए कहा है ना। उससे पहले भी 2-3 नाम आ रहे थे, ब्रिगेडियर उस्मान खालिद का भी नाम आ रहा था, फिर एक और ब्रिगेडियर वो भी नहीं है नाम आ रहा था, 1-2-3 नाम और। फिर उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक तो अखंड भारत की बात हुई है, कन्फेडरेशन की, यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है खुदा ना खास्ता रहेगा ही नहीं, अब भारत ही होगा जिसका पाकिस्तान हिस्सा बन जाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये कोई करीन कयास नहीं है कि बॉर्डर्स खत्म हो जाएं। उनकी बात का मफहूम मतलब वही बात कि 47 को रीडू नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो वो कहा उन्होंने। फिर उसके अलावा उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि जिसके बारे में आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये उन्होंने की होंगी, और वो बड़ी आसानी से कर गए और कोई पूछने वाला नहीं है उनको। मतलब कि उन्होंने तो नहीं, तलबी तो हो रही है कल GHQ में। देखिए तलबी तो हो रही है, ये भी ऐसा इक़दाम है, मैं इसको अच्छी नज़र से देखता हूँ कि चले, मतलब कि अगर देर हुई लेकिन तो हुआ तो सही, कोई ना कोई सिलसिला शुरू। लेकिन बात यह है कि इससे पहले अगर परवेज़ मुशर्रफ की किताब पे जो उन्होंने लिखी थी इन द लाइन ऑफ फायर, उस पर भी कोई एक्शन होता, कोई कमीशन बनता या एक्शन होता, जिस तरह से इन्हें बुलाएगा उसको भी बुला के पूछा जाता ये तूने कैसे लिखा है, क्या इससे पाकिस्तान आर्मी को नुकसान नहीं हुआ? क्या आप ये लिख रहे हैं कि मैंने बंदे दिए अमेरिका को और उसके बदले में मिलियंस ऑफ डॉलर लिए? तो और उसमें आफिया सिद्दीकी की बात है, उसमें मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ की किताब में है या नहीं है? वैसे उन्होंने ये किया सारे काम उल्टे सीधे, तो उनसे किसी ने पूछा नहीं। उनके अकाउंट में अरबों रुपया आ गया, अचानक कोई अरबी आके डाल गया, उससे पूछा ही नहीं उन्होंने। तो ये सारी बातें जो हैं इस पे पूछना चाहिए था ना, ताकि किसी दूसरे को, अगर परवेज मुशर्रफ से पूछ लिया जाता तो असद दुरानी किताब न लिखता। ये मैं आपको बता दूं, उसको जरूरत इसलिए हुई कि जब परवेज मुशर्रफ ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी और उसका किसी ने बाल बीका नहीं किया, और वो जनाब डांस फरमा रहे हैं कभी दुबई में, कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, तो फिर बहुत सारे लोगों को हिम्मत हुई। नवाज शरीफ साहब ने जो डॉन को इंटरव्यू दिया था और जनरल असद दुरानी साहब ने जो ये मुतनाज़िया किताब लिखी है, नवाज शरीफ साहब के बयान पे एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास फौरन अगले दिन बुला लिया जाता है। जनरल असद दुरानी के हवाले से GHQ वजाहत के लिए बुलाता है, 2-3 दिन का वक्फा देता है। अब कल क्या होता है वो देखने की बाद में बात है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए। आप समझते हैं कि GHQ की तलबी काफी है, या इस पे वाकई कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाना चाहिए था, या पार्लियामेंट में उनको तलब किया जाता, या कुछ और मामला? देखिए, अगर कौमी सलामती का इजलास बुलाना GHQ बुलाने से ज्यादा उसकी अहमियत है तो वो इजलास ही बुलाना इसलिए चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं था। कुछ नहीं कहा था। मेरी बात तो सुने ना, क्या कहा था इसके मुकाबले में? यही कहा था ना कि अगर यहाँ से कोई जाके बाहर बंबई में या कहीं पे कोई इस तरह के हमले करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने तो पता नहीं क्या, इन्होंने तो अखंड भारत बना दिया है। इन्होंने तो मतलब ऐसी ऐसी बातें कर दी। नवाज शरीफ साहब ने भी गलत इंटरव्यू दिया था। क्या गलत? ये आपके नून लीग के अंदर के लोग भी यही कहते हैं, अंदर को आपके MNAs भी कहते हैं, आपके दीगर सेंटर्स भी कहते हैं। मैं भी तो अंदर का ही आदमी हूँ, मैं कौन सा बाहर का आदमी हूँ? इसलिए तो आपसे बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कहता ना, लोग भी उसको नहीं, मैं तो नहीं कह रहा ना, मैं अंदर ही का आदमी हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा अंदर का। आप नहीं समझते, वो आपका नहीं समझने की बात नहीं है ना, समझ तो है कि अपनी अपनी है ना। चीज ये है कि मैं आप, चाइना का सदर भी यही बात कर रहा है, रूस का सदर भी यही बात कर रहा है, और वो ज्यादा खुल के कर रहे हैं। नवाज शरीफ नहीं कर रहा खुल के बात। कहां पर बात कर रहे हैं? मुख्तलिफ जगहों पे बात कर रहा है, कन्वे कर रहा है ना, प्रॉपर फोरम से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रॉपर फोरम से बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो सरबराह अगर सरबराह से मिलता है किसी अखबार को इंटरव्यू देना, जबकि सवाल ही वो नहीं था। और मुशाहिदुल्लाह खान साहब, इस बात को आप तस्लीम करेंगे कि नवाज शरीफ साहब और जनरल असद दुरानी में बहुत फर्क है। वो 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है। जब आप कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, जनरल दुरानी तो वो क्लेम नहीं कर सकते ना कि वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ साहब क्लेम कर सकते हैं। तो उनकी स्टेटमेंट की सैंक्टिटी ज्यादा रहेगी, उनकी स्टेटमेंट का इंपैक्ट ज्यादा रहेगा। नहीं, उनकी स्टेटमेंट में कुछ है ही नहीं ना। मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप देखें ना, आप बात ये है कि एक आदमी ये कह रहा है और दुरुस्त कह रहा है
कि किसी को कोई हक नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है कि यहां से कोई जाके इस तरह की नॉन स्टेट एक्टर एक्टिविटी कर रहा है तो उसको जाके नहीं करनी चाहिए, यही बात की है ना। तो इसमें क्या है, इस किताब में क्या नहीं लिखा हुआ? मैं एग्री करती हूँ आपसे कि जनरल असद दुरानी साहब की किताब बहुत तशवीशनाक है हमारे मुल्क में, लेकिन जनरल असद दुरानी की किताब जो है वो नवाज शरीफ साहब के बयान को, मेरा ख्याल है कि ये एक, हमारे मुल्क में DGI की बड़ी अहमियत है। ये कोई वज़ीर आज़म से ज्यादा है, बाज़ औक़ात वज़ीर आज़म से ज़्यादा भी हो जाती है। इसलिए कि अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा ना कि मुझे इन्हें एक इंटेलिजेंस चीफ ने मुझे ये मैसेज करवाया कि आप इस्तीफा दे दो, तो क्या ये काम होता है दुनिया में कहीं पे? उसी वक्त कोई एक्शन क्यों ना लिया गया? वो बात की बात है ना, पहले यहाँ तो रुके ना, उसके बाद भी एक्शन क्यों ना लिया गया? 2014 के धरने के बाद ना, आज 2018 मैं तो वो नुक्ता डेवलप कर रहा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। मैं तो वो नुक्ता डेवलप कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये काम होता है, पहले यहाँ रुक जाए ना। एक्शन किया या नहीं किया उसको छोड़ें, एक्शन तो हमने, क्या नवाज शरीफ के खिलाफ हमने एक्शन किया है? हुकूमत तो हमारी है ना, यहाँ पे जो कुछ होता है आपके इल्म में नहीं है। तो भाई बात यह है कि जो रियलिटीज है ना वो अपनी जगह पे हैं, और माजी में क्या होता रहा। मुझे आप एक बात बताएं, जनरल न्याजी जब हथियार डाल के वापस आया मियाँ वाली, तो उसको हार पहनाए गए, क्यों पहनाए गए? कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था? उसको पूछना चाहिए था ना, ये तू करके क्या है? ठीक है, लेकिन हुआ ये कि वो 90,000 कैदी देके आया था, जिसने कैदी वापस लिए उसको फांसी पे चढ़ा दिया। देखें, ये बड़ी तल्ख बातें हैं, लेकिन इन बातों पे अगर हमने सोच विचार ना की और किसी नतीजे पे ना पहुंचे तो फिर असद दुरानी तो किताब लिखेगा ना। हम तो किसी को पकड़ता ही नहीं ना। हमने परवेज मुशर्रफ को खुली छुट्टी आज भी दी हुई है, उसने ये बैठ के वहां पे कहा है कि मुझे राहिल शरीफ का नाम लेके, जी बिल्कुल, तो इस पे किसी ने पूछा उससे, बुला के उसको बुलवाया गया, यहाँ पे कोई उसके रेड वारंट जारी किए गए, उसको यहाँ से बाहर पहुंचवाया गया। ये बुलवाना भी आपका काम था, ये रेड वारंट्स इशू करवाना भी आपका काम था। आपकी हुकूमत ने, आपके वज़ीर दाखिला चौधरी साहब ने लिख कर दे दिया कि जी हमें कोई एतराज नहीं है, इसको जाने दिया जाए, वापस आ जाएंगे। उसको मुल्क से बाहर भिजवाना किसका काम था? इस पे जरा तफसील से बात कर लें एक ब्रेक के बाद तफसील से बात करने का शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से हीटेड डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं मुल्क के मौजूदा सियासी और दीगर हालात पे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जो सवाल मैंने अपने बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में किया था वही आपसे करूंगी, और उस सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि क्या आपको लगता है कि अभी भी पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री के दरमियान कानून का इम्तियाज है? नहीं है, मतलब 4 दफा मार्शल लॉ लगा है इस मुल्क में, 70 साल में से आधा अरसा तो मार्शल लॉ रहा है ना। तो ये सवाल तो करना इसलिए नहीं चाहिए। मुझसे बहुत दफा ये सवाल हुआ है कि जी सिविल मिलिट्री जो है इसके ये एक पेज पे है या नहीं। मैंने हमेशा कहा नहीं है। अच्छा, अगर फर्ज करो हालात ठीक भी हो ना सारे, फिर भी एक पेज पे नहीं है, तो क्यों नहीं होते? उसकी एक रीजन है। दुनिया भर में नहीं होते, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। बात ये आपकी एक ट्रेनिंग अलग है, मेरा सोचने का अंदाज, इवन मीडिया और सियासतदान के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मसलन मैं बात कर रहा हूं, आपको पता है कि मेरी बात में खबर है, मुझे नहीं पता कि ये वाकई खबर है या नहीं, इसलिए कि आपका काम मुख्तलिफ है ना। इसी तरीके से ये मिलिट्री होती है, उनकी ट्रेनिंग और होती है, उनकी सोच और होती है। ये पेज वेज वाली बात ऐसी फजूल है। अब मैं एक बात और करना चाहता था। देखें, बात ये, एक तो बात वो कन्फेडरेशन की जो बात आपने, एक और बड़ी अहम बात है, कलभूषण की बात उन्होंने की है। अब कलभूषण पर कितना शोर मचा इस मुल्क में, यानी कि ये हर आदमी ने कहा, और एक खास मीडिया, सारे मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा, कि जी गद्दार बना दिया नवाज शरीफ को, जी नाम नहीं लेता। हालांकि नाम लेने की क्या जरूरत है? कलभूषण को जो सजाए मौत हुई है, वो जिन फौजी अदालतों ने सजा दी है, वो फौजी अदालतें नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट से बनवाई है ना। तो आप नाम। अच्छा, अब वो मौत आई हुई है उस मीडिया को कि वो ये कह रहे हैं कि कलभूषण को हम दे देंगे कुछ अरसे बाद तुम्हें वापस। और वो मीडिया जो सिर्फ इस बात में गद्दार बनाए बैठा था, वो सांप सूंघ गया उनको, वो बात करने को तैयार नहीं है। और अब कोई गद्दारी की फतवे नहीं जारी कर रहा,
कोई या नहीं कहे, कुछ कह ही नहीं रहा अभी। लेकिन अब मिलिट्री ने खुद भी कह दिया कि ये जो बातें इस किताब में की गई हैं, ये मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी। अच्छा कहा ना, मैं तो ये कह रहा हूं, ये रियासत पाकिस्तान के बयानिए और नजरिए के उन्होंने एक अपना एक्शन कर दिया। मैं तो उस मीडिया की बात कर रहा हूं, उनको छोड़ दें, उसको तो मैंने कहा दाम है। लेकिन ये जो जाली तजिया निगार बैठे हुए हैं और कुछ 2-2 तनख्वाहें लेने वाले जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, ये जो बातें करते थे कलभूषण, अब क्या उनको ताला लगा दिया किसी ने, उनकी जबान काट लिया किसी ने? क्यों नहीं बोलते? मुझे बताएं, बोलना चाहिए ना उन्हें। पूछिएगा। वो ये कह रहा है कि कलभूषण हम कुछ अर्से बाद दे देंगे, फिक्र क्यों करते हो? हम मतलब अखंड भारत बना देंगे, फिक्र क्या है? मतलब नजरिया पाकिस्तान की सरीहन उसको खत्म करके रख दिया है। बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। वो सांप सूंघा हुआ उन लोगों को, क्यों सांप सूंघा हुआ? मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप नवाज शरीफ जिसने न्यूक्लियर ब्लास्ट करके इस मुल्क को जितनी खुशी दी है ना, उस दिन जो खुशी का दिन था 28 मई, ये कल आ रही है, इससे ज्यादा खुशी कभी मैंने इस मुल्क के लोगों को नहीं देखा। उसको आप इस बात पे गद्दार बना रहे हैं और अब वो ये कह रहा है हम वापिस ही दे देंगे। ये नाम लेने पे आप गद्दार बना रहे हैं, वापस लेने पे आपको सांप सूंघे। मैं ये बात कर रहा हूं। कितने, इसका मतलब ये हुआ कि असद दुरानी जैसे बहुत सारे लोग मीडिया में भी बैठे हुए हैं। ये है असल बात। वरना उन्हें तो चाहिए था कि वो उड़ा के रख देते कि ये क्या बात की, कलभूषण कई सालों से आप लगे में, तो वो उस मीडिया में और असद दुरानी में क्या फर्क है? आपको तजिया निगारों में और असद दुरानी में क्या फर्क है? आपको मीडिया के जिस सेक्शन से इस तरह के शिकायत हैं या जिस तरह के तहफ्फुज़ात हैं, ये आप जरूर उन टेलीविजन स्क्रीन पर जाएं। मैंने तो इसलिए आपको आज बुलाया है कि आज उन्हें पैगाम दूर पानी का आपको नहीं कह रहा हूं, आपके जरिए उन्हें पैगाम दे रहा हूं। चलो, मेरा ख्याल है काफी पैगाम वहां तक पहुंच गया है, लेकिन मेरी टीवी स्क्रीन पे मेरा ख्याल है कि मेरे और आपके सवाल जवाब रहे तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। अब आप ये बताएं कि आइंदा क्या होगा? ये किताब बाकायदा मंजर आम पर आने से पहले, शाया होने से पहले इतना वाइडली स्प्रेड हो गई है व्हाट्सएप के जरिए, पीडीएफ फॉर्मेट के जरिए, इसका डैमेज कंट्रोल हो सकता है? डैमेज कंट्रोल होने की कोशिश है क्या? ये काफी है? देखें, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। ये वो अल्फाज हैं जो एक किताब की जीनत बन चुके हैं, और वो ख्यालात हैं, वो नजरियात हैं जो असद दुरानी साहब ने खुलेआम, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, उन्होंने दे दिए। तो अब वापस कैसे आएंगे? ये को मतलब ट्रेन तो नहीं है ना समझौता कि जी वो वहां से वापस बुलवा लें, उसको कोई मसला पैदा हो गया कि वापस आ जाओ, वापस आ गई, चले जाओ, चली गई। ये वो चीज तो नहीं है। ये तो एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेड हो गई है हर चीज। अब इसको लोग पता नहीं कब तक पढ़ेंगे, इस पर तजिए करते रहेंगे। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती। अब इंतखाबात की तारीख आ गई है। नवाज शरीफ साहब इदारों के बारे में, एंड लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली, अदलिया के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जिस तरह की बातें करते रहे हैं, अब जब इंतखाबात की बाकायदा तारीख आ गई, आपने भी लड़ना इलेक्शन कराची से, NA 249 से, तो आप लोगों को जाहिर है खदशात होते हैं, तहफ्फुज़ात होते हैं, आपने लोगों के पास जाना है, वोटर के पास जाना है। तो नवाज शरीफ साहब ने जितनी बातें अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जितनी बातें कही हैं, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा आप लोगों पे। वो बातें भी तो वापस नहीं आएंगी। बात तो यह है कि ना कोई बात ना फौज के खिलाफ की है, ना अदलिया के खिलाफ की है, ना किसी और इदारे के। खलाई मखलूक फिर किसको कहा? खलाई मखलूक कहना किसी के खिलाफ बात नहीं होती, किसी का नाम लेकर खलाई मखलूक का है। बात यह है कि कुछ वाक़यात तो हो रहे हैं, एक्यूज तो कर रहे होते हैं ना, इल्जाम तो लगा रहे होते हैं। इल्जाम लगाने में और खिलाफ बात करने में फर्क होता है। और इल्जाम लगाना या इवन बात करना, उसकी इस मुल्क का आईन इजाजत देता है। यहाँ पे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं है, सिविल राइट्स हैं या नहीं है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है, बोलने का राइट है या नहीं है ना? आपको आइन देता है तो आप उसको खिलाफ कैसे कह सकती हैं? कोई खिलाफ नहीं है किसी के। बात यह है कि अदलिया के अगर खिलाफ होते ना तो फिर अदलिया का फैसला तस्लीम ना किया जाता। हमने उसमें 4 घंटे में अमल दरामद करके एक ऐसे केस में, जो केस अब तक चल रहा है, जिसका फैसला नहीं हुआ। लीग ने कहा अदलिया का फैसला तस्लीम किया। आप लोग नामंजूर, अदलिया नामंजूर के नारे लगवाते हैं जलसे में कि उसका फैसला नामंजूर। अमल दरामद 4 घंटे भाई बात ना करते तो क्या होता? नहीं, ना करते तो फिर भी जो भी कुछ होता। मसलन यूसुफ रजा गिलानी साहब को अदलिया ने हुक्म दिया कि तुम खत लिख दो स्विट्जरलैंड, उसने कहा मैं नहीं लिखता। हमने तो ये काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे केस में, कंकॉक्टेड केस, जिसको अदलिया ने 2 दफा नाकारा कहकर रिजेक्ट किया,
उस केस में भी सजा नहीं दे सके। कोई किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी, किसी ने प्रे नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा था फैसले से पहले तक कि अकामा की बात हुई नहीं थी। अचानक वो तो जब पनामा की इन्वेस्टिगेशंस हुई तो उसी में मामलात खुले ना, या आप ये चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशंस भी आपकी मर्जी की होती? प्रोसीजर होता है अदालतों का, जब तक आप एप्लीकेशन लेके ना जाएं और डिमांड ना करें कि जी ये इल्जामात हैं, ये सबूत हैं और ये हम प्रे कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जेआईटी के लिए जो फैसले में अहकामात दर्ज थे, उनमें क्लियरली मेंशन था कि इस पनामा के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फैक्ट्स सामने आते हैं वो अदालत के सामने रखे जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट के जेआईटी को तो ये इसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं तो फिर ये बात भी मान लेना कि अकामा भी पनामा की इन्वेस्टिगेशन में से निकला था। मानूं, मेरी बात, पहली बात तो यह है कि जेआईटी को इस मुल्क का कानून मानता ही नहीं है। आप मुझे वो कानून निकाल के दिखाएं। दूसरी बात यह है, अगर फर्ज करो मानता भी है, मैं तो और बात कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे वो उस मुद्दई का नाम बताएं जिसने ये कहा हो कि नवाज शरीफ का जो है उसने अपने बच्चे से तनख्वाह नहीं लिया, उसका अकामा है, लिहाजा इसको सादिक और अमीन जो है ना। सर आप फिर घुमा के बात वही पिला रहे हैं। मैं फिर कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे जेआईटी को कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फैक्ट सामने आते हैं वो रखे जाए कोर्ट के फैसले और अहकामात में। पहली बात तो यह है कि उस चीज का भी अभी तक फैसला नहीं हुआ है ना, फिर वो केस तो चल रहा है ना नैब में जी। नैब में केस चल रहा है, वजीर आजम जो करोड़ों का है उसको आपने उठा के बाहर फेंका है। अच्छा मेरा सवाल सुने ख्वाहिश क्या है कि वो ये भी ना कहे कि ये गलत हुआ है, और अगर वो ये कह रहा है कि गलत हुआ है तो आप अदलिया के खिलाफ बात करते हैं। ये अजीबोगरीब मंतक है भाई। आपको आईन इस मुल्क की इजाजत देता है, आपको सिर्फ ये कहता है कि अदलिया का जो भी फैसला है उस पर अमल दरामद करो एज प्राइम मिनिस्टर, वो उसने कर दिया। आईन ये कहता है कि आप उस पर तनकीद कर सकते हैं। मुझे बताएं कि क्या चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने नहीं कहा कि ये भुट्टो का फैसला गलत था? उसने क्यों तनकीद की? ठीक है, इस मुल्क की अदलिया में जस्टिस कैनी भी गुजरे हैं, जस्टिस मुनीर भी गुजरे हैं। ठीक है, तो फिर भाई अगर नवाज शरीफ ने कह दिया तो खिलाफ बात कहां से आ गई? नवाज शरीफ को तो हक है, उस पर आपको भी हक है, और आप लोग अपना हक इस्तेमाल करते हैं कि आप उस पर तनकीद कर सकते हैं तरीके से, और वही वो बात करते हैं कि भाई मेरे खिलाफ आपने एक पर्सनल वेंडेटा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फैसला हुआ ही नहीं है, आपने मॉनिटर भी बिठाया हुआ। इसकी कई पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं है कि किसी लोअर कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वो जज बिठा दिया जाए जो ऑलरेडी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कर चुका है, और उसके बावजूद फैसला नहीं हुआ और उसको सजा पहले दे दी। तो इसमें बात भी नहीं होगी। इसका मतलब फैसला आ जाने देना, फैसला आ जाने दें, उसके बाद देख लेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएंगे। आने के बाद नहीं होंगे तो कन्विक्ट, नहीं होंगे गिल्टी होंगे तो कन्विक्ट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फैसला आने के बाद नवाज शरीफ को हटाना था ना, फिर पहले क्यों हटाया? मैं यही तो कह रहा हूँ। आप फिर वही घुसने जा रहे हैं जो मैंने पहले आपसे बात कर ली थी। भाई बात मेरी, मुझे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने दें। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, इलेक्शंस के हवाले से, केयर टेकर सेटअप के हवाले से बात करनी है हम शाहिदुल्लाह खान साहब से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में नून लीग के सीनियर मरकज रहनुमा सेंटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब से। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप काफी शोला बयानी फरमा रहे हैं आज प्रोग्राम में, जो आपका जाहिर है तर्रा इम्तियाज भी है। सवाल मैंने आपसे ये किया था कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, आप जैसे तमाम सियासतदानों ने जाहिर है अवाम के पास जाना है, वोट लेने हैं, इलेक्शन में लड़ना है। नून लीग का बयानिया क्या रहेगा कि आप लोग इदारों के साथ महाज आरआई के बयानिए के साथ ही इलेक्शन में जाएंगे, या अब जबकि डेट अनाउंस हो गई है तो आप लोग थोड़ा जरा उस पर नजरसानी करेंगे? हमारा बयानिया जो है वो अदारों के साथ लड़ाई या टकराव वाला है ही नहीं। इसको मिस इंटरप्रेट अगर कोई करता है तो करता रहे। अच्छा, ये एक नई बात है वैसे? नहीं, ये पुरानी बात है वैसे। नहीं, ये पुरानी बात है, ये मैं 100 दफा कह चुका हूँ। इसलिए कि अगर क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड पे लाया है, पढ़ के भी और तहरीरी भी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, तो वो जाहिर मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का आइन उसकी इजाजत देता है अगर किसी के साथ कोई, देखें हो पता है क्या है कि मेरे साथ ज्यादती हो, कोई मुझे आके थप्पड़ मार दे और मैं उससे अगर ये कहूं कि तुमने ये मुझे थप्पड़ क्यों मारा है, तो ये टकराव हो गया है, ये हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये नहीं होना चाहिए। का जवाब वक्त पे क्यों नहीं दिया गया? ये 2 साल बाद क्यों याद आया? थप्पड़ का जवाब 2 साल पहले थप्पड़ लगा था। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने का कोई फायदा नहीं होता। अगर
दानियाल अजीज भी उसको वो जो हक है कौन सा नईमुल हक को थप्पड़ मार देता है, पार हो जाते हैं ना। अब सारी जिंदगी नईमुल हक को जवाब देना पड़ेगा। ये हम एक एनालॉजी यूज कर रहे थे, बहुत काबिल मसम्मत वाकया था, हम तो एक एनालॉजी यूज कर रहे थे। उसने असेंबली में भी बताया, इमरान खान के सामने बताया दानियाल ने, और हम भी बताते रहेंगे, इसलिए कि ये इंतहाई ज्यादती हुई है कि 2013 में जो मुल्क तबाही के दहाने पे था, जो शख्स निजात दहिंदा बन के इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म करता है। लोड शेडिंग खत्म हो गई है? हाँ हुई है, सुने मेरी बात, आपको भी पता आप तो पार्लियामेंट लॉजेस में रहते होंगे ना, वहां पर पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं रहता। जिस जगह पे आप यहाँ पे बैठी हुई है ना, 2013 में यहाँ पे बिजली नहीं थी, आप याद करके देखें। मैं आपको दलील दूंगा, ये मेरे कहने आपके आने से पहले हमारे दफ्तर में बिजली मेरी बात सुने ना, अभी भी जनरेटर चल रहा है। मुझे आप एक बात बताएं सर, आपने इसी जगह की बात, आपने लाहौर की बात की ना सर, लाहौर में भी लाइट सुन लेना। 2013 में इस मुल्क में कितने मेगावाट बिजली बनती थी बताइए? अब इसका फैक्ट जरा चेक करने पड़ेंगे। सूरत हाल बेहतर हुई है? नहीं, मैं बताता हूँ कितनी बेहतर हुई है। देखे ना, ये हमें बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि थी या नहीं थी। आज 18,000 बन रही है, समझ गई? इसका मतलब है डबल से ज्यादा। उसके बाद भी अगर आप कहें कि लोड शेडिंग हो रही है, लोड शेडिंग वहां पे हो रही है। लाहौर से बाहर निकल के मुझे मज़ाफात के इलाकों में या छोटे शहरों में बता दीजिए, जहां पे लाइन लॉसेज होंगे, जहां पे 40। सर, लाइन लॉसेज की बात नहीं है, मतलब लाइन लॉसेज का फॉर्मूला तो आप लोग हमेशा निकाल के ले आते हैं। अपनी बात फरमा दीजिएगा। जहां पे लाइन लॉसेज है, जहां पे लोगों को कुंडा डालने की आदत पड़ गई है, वहां पे तो लोड शेडिंग होगी। लेकिन जहां पे लोग बिल बिजली के पे कर, मुझे बताएं फैसलाबाद से आज तक कभी आवाज आई? ठीक है, नहीं आई ना, लाहौर में नहीं आई ना। अगर आई भी है तो हमने ये नहीं कहा, तो लाहौर से हमने ये नहीं कहा कि 100% अभी खत्म हुई है। फैसलाबाद लाहौर से बाहर निकल के बात करें, जरा जंग की बात करें, जरा राजनपुर की बात करें, राजनपुर की भी कर ले, वहां पे भी बिजली है। मुजफ्फरगढ़ की बात, ये 18,000 बिजली जो हम खा गए हैं क्या? और ये बिजली बनाई किसने? यही तो पूछ रहे हैं, जब आपके दावे हैं। ये इमरान खान ने नहीं बनाई, उसने कहा था मैं 50,000 मेगावाट नून लीग का दावा था कि 100% लोड शेयरिंग के बहरान का खात्मा कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट हो गई है ना, ऑलमोस्ट होगी ना। वो काम 70 साल में नहीं किया, आप चाहती 4 साल में, वो उसमें अगर इतनी सी भी कसर रह जाए। आपका इंतखाबी वादा था, मेरा वादा तो नहीं था। बात तो सुने ना, आप ये चाह रही जो काम 64 साल में नहीं हुआ, वो 4 साल में अगर थोड़ा सा भी रह जाए ना, तो आप कहेंगे हुआ ही नहीं है। पर काम तो हुआ है ना। मुझे एक बात बताएं, अच्छा गैस थी इस मुल्क में 2013 में, आज है या नहीं है ये बताएं? पेट्रोल पंपों पे गाड़ियों की 1-1 मील लंबी लाइनें लगती थी या नहीं लगती थी? लगती थी ना। चूल्हों में गैस थी। सनतकारों से पूछ लें, लाखों लोग बेरोजगार। सर्दियों में पूछ लें, सर्दियों में पूछ लें। मेरी बात सुने, ये गुजरी सर्दियों का हाल। आप मेरे साथ पंजाब के सनतकारों से मिल लें, एक प्रोग्राम कर लेते हैं और सिर्फ गुजरी सर्दियों का हाल पूछ लेते हैं। मेरी बात सुने, सिर्फ टेक्सटाइल के फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर। सर, नून लीग के जो इलाके हैं वो ना बताएं ना मुझे, उनसे बाहर भी निकल के बताएं। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरियाज की बात। सर, फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल से तो लेना जवाब, फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल से बार वो करते रहेंगे तो जवाब नहीं आएगा ना, फिर आप ही के बाद लोग सुनेंगे, फायदा क्या होगा? आप जवाब दीजिए। बात यह है कि यहाँ पे लाखों लोग बेरोजगार थे, सड़कों पे थे 2013 में। हमने उन्हें बाकायदा दोबारा सनतों में पहुंचाया, और चिमनियां जो है ना वहां से आग निकल रही है अब। ठीक है, ये इसलिए निकल रही है कि हमने 24 घंटे गैस दी है, 24 घंटे बिजली दी है इंडस्ट्री को, किसी को कोई शिकायत नहीं है। लोग मलेशिया, दुबई और बांग्लादेश शिफ्ट हो गए थे जो वापस आ गए। ये सारे हकायक हैं, और ये हकायक देखें, मेरे या गरीदा फारूकी के कहने से कुछ नहीं होता। ब्लूमबर्ग कहेगा ना तो कुछ होगा। मतलब के IMF और वर्ल्ड बैंक या हमारे कौमी या बैनुल अक़वामी इदारे कुछ कहेंगे तो होगा ना, मोदी के कहने से कुछ होगा ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के कहने से। वो सब क्या कह रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि ये मईशत भी तरक्की कर रही है, GDP कितना था। सर, ये बड़े बड़े नाम आप ले रहे हैं, इसहाक डार साहब का भी नाम ले लें। वो कह रहे हैं कि मईशत को तबाह कर दिया। कौन कह रहे हैं? इसहाक डार साहब ने कहा। आप भूल गए? आप भूल गए? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने मुआशी जो एक तरक्की हो रही थी उसका भट्टा बिठा दिया। देखें, आपके साबिक वजीर खजाना ने आपकी हुकूमत पर ही चार्जशीट लगा दी थी। मेरी बात सुने, जिस वक्त 2013 में हम आए तो 2.9 GDP था ना। ठीक। जब नवाज शरीफ जिस दिन वजारत उज़्मा से हटाया, उस दिन
5.79 था। ये इतना बड़ा फिगर है कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अब अगर उस एक्शन की वजह से कॉन्टेक्स्ट देखे ना कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हुए हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज गिर गया है, आपके ये जो सी पैक है उसका काम रुक गया है, इन्वेस्टर भाग गया है, लेकिन गवर्नमेंट तो आपकी है ना सर, गवर्नमेंट हमारी तो है ना। आखिरी 4 दिन रह गए हैं। मुझे आप एक बात बताएं, अगर आपको यहां से अभी हटा दिया जाए और आपकी जगह किसी नई लड़की को लाके बैठा दिया जाए तो प्रोग्राम पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मुझे बताएं। पड़ेगा ना भाई। आपके मालिक आपके मालिक को, आपके प्रोड्यूसर को उठा के कहीं और तो फर्क तो पड़ेगा ना भाई। एक ट्रेन चल रही है स्मूथ, मुल्क तरक्की कर रहा है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, मईशत तरक्की कर रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, टैक्स आपके वज़ीर आज़म अभी भी नवाज शरीफ साहब से हिदायत लेते हैं। काबीना आपकी मोरलेस वही है, सिर्फ उनके पोर्टफोलियोज तब्दील हो गए। काबीना आपकी मोरलेस। बात ये है, अब चूंकि 4 दिन रह गए हैं आखिरी आपकी गवर्नमेंट के, आप समझते हैं कि नून लीग ने अपने तमाम वादे 2013 के आप ऑनेस्टली समझते हैं कि पूरे कर दिए? बताएं कि वसीम अकरम ज्यादा आउट करता था या अताउर रहमान? बताएं। तो जब आप वसीम अकरम को हटा के अताउर रहमान को लेके आएंगी तो वो वैसे नहीं बॉलिंग कर सकता। यही मसला है कि नवाज शरीफ, आप अपने वज़ीर आज़म अब्बासी को कंपेयर कर रहे हैं। जाहिर है, देखिए नवाज शरीफ तो कोई नहीं, लो परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं। नवाज शरीफ का आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अब्बासी की परफॉर्मेंस नहीं है। उसने बड़े बुरे तरीन हालात में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आपने सारे अमल को रोक दिया ना। आपने वसीम अकरम को उठा के बाहर फेंक दिया कि भाई तूने अब बॉलिंग करानी नहीं है, तो अब आउट कौन करेगा इंग्लैंड के? मैं तो ये कह रहा हूं। नौजवान खिलाड़ियों ने आज लॉर्ड्स में काफी तारीफ दिखा दी है कि काम करने पे आए, परफॉर्मेंस देने पे आए तो नौजवान भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। खाकान अब्बासी का लीडर नवाज शरीफ ही है और खाकान ने बुरे तरीन हालात में, मेरे पास टाइम अगर कोई और होता, प्रोग्राम कट जाएगा। अगर कोई और होता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रोग्राम कट जाएगा, प्रोग्राम कट जाएगा, उनका टाइम मेरे पास खत्म हो गया। सर बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह अगली नशिस्त रहेगी। ये था आज का प्रोग्राम। देखने का कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज।